4 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें उन्होंने पहली बार दिल्ली की चुनी हुई सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा उसके ऊपर बड़ा साफ साफ उन्होंने आदेश दिया। हमें पूरी उम्मीद थी कि अब इस जजमेंट के बाद तेजी से काम शुरू होगा और जितनी भी शंकाएं हैं, ग्रे एरियाज हैं, वो दूर हो जाएंगे। अभी मैं एलजी साहब से मिलके आ रहा हूँ। एलजी साहब को मैंने कल एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मोटे मोटे तौर पे इस जजमेंट में 2 बातें निकल के आई थी जो मैंने एलजी साहब को लिखी थी। एक बात तो ये कि भाई उसमें लिखा था एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हर फाइल पे एलजी साहब की मंजूरी की, अप्रूवल की, कंकरेंस की जरूरत नहीं होगी। तो कल मैंने एलजी साहब को चिट्ठी में लिखा था कि इस जजमेंट के बाद अब फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाया करेंगी और जितने निर्णय हैं दिल्ली सरकार के वो उनको कम्युनिकेट किए जाएंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? खुशी की बात यह है कि अभी एलजी साहब से जब हमने चर्चा की तो एलजी साहब इस पे तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली सरकार की फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाएंगी और उनके निर्णय केवल उनको भेज दिए जाएंगे। तो इससे कई सारे प्रपोजल्स जो अभी तक अटके हुए थे वो बहुत तेजी से अब काम शुरू हो जाएगा। दूसरा इशू था सर्विसेज का कि दिल्ली सरकार के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग, प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ये सारी पावर किसके पास होंगी? इसको टेक्निकल भाषा में सर्विसेज कहते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पैरा 277 सब पैरा 14, 15, 16 में लिखा है कि 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, इनको छोड़ के बाकी सारी सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की होगी। ये इतने साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। तो हमने एलजी साहब को कहा कि इसके हिसाब से सर्विसेज की पावर दिल्ली सरकार की होगी। इस पे एलजी साहब ने मानने से इनकार कर दिया। एलजी साहब ने कहा कि उनके पास एमएचए से, उन्होंने ये मामला एमएचए को रेफर किया था और एमएचए से उनके पास इस बारे में निर्देश आया है या एडवाइस आई है कि भाई सर्विसेज की पावर एलजी साहब ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि एमएचए का जो 2015 का नोटिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। तो हमने कहा जी वो तो ऑटोमेटिकली खारिज हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि ये 3 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारी पावर दिल्ली सरकार की है। तो जितने भी पुराने नोटिफिकेशन थे जो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ बात करते हैं वो सारे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली खारिज हो गए। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो एमएचए की बात मानूंगा क्योंकि मैं केंद्र सरकार का प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि हूं। तो हमने कहा जी आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तो एमएचए के भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एमएचए भी अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये शायद पहली बार होगा कि केंद्र सरकार खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार करे।
अगर इस तरह से ये प्रेसिडेंट बन गया, अगर इस तरह से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से मना करने लगी तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, एनार्की फैल जाएगी। ये बेहद गंभीर मामला है कि सीधे सीधे वो मान रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई 3 सब्जेक्ट्स के अलावा सारी पावर आपकी है, लेकिन वो एक उलझाने वाली बात होती है ना, जब आपने करना नहीं है तो कोई बहाना ढूंढते हैं, वो बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि सरकार चलाने का, दिल्ली के स्कूल चलाने का, दिल्ली की सड़कें बनवाने का, दिल्ली में पानी की व्यवस्था करने का, दिल्ली में बिजली की व्यवस्था करने का, उसकी जिम्मेदारी तो कह रहे हैं कि भाई चुनी हुई सरकार पे है, लेकिन ये कौन करेंगे अफसर, वो केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में विपक्षी पार्टियां हैं, तो मान लो अगर कोई एजुकेशन सेक्रेटरी बड़ा अच्छा काम करने लगे तो केंद्र सरकार क्या चाहेगी? केंद्र सरकार चाहेगी इसको हटाओ, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि दिल्ली सरकार अच्छा काम ना करे, अगली बार हारे ये, हम अगली बार जीतें, वो तो यही चाहते हैं। बीजेपी तो यही चाहती है कि ये आम आदमी पार्टी वाले काम ना कर सके ताकि ये लोग बदनाम हो और अगली बार हम जीते। तो इसका मतलब तो केंद्र सरकार तो अफसर अपॉइंट करेगी और काम हम करवाएंगे, और अगर कोई अफसर अच्छा काम करेगा तो उसको टाके निकम्मा लगा देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे, और हम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। ये बड़ी अजीब परिस्थिति है। तो मैं ये पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार खुलेआम कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे पास जो शक्तियां आई हैं उसके बेसिस पे आज कई अहम निर्णय लिए गए। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, हम ये चाहते हैं कि घर घर में राशन पहुंचे, उनको राशन की दुकान पे ना आना पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े। ये मामला कई महीनों से अटका हुआ था, क्योंकि एलजी साहब ने बार बार, जितनी बार उनके पास फाइल गई उतनी बार उन्होंने कोई ना कोई नई ऑब्जेक्शन लगा के भेज दी। आज उसके ऊपर मैंने ऑर्डर्स जारी किए हैं। जितनी एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगाई थी वो ऑब्जेक्शन ओवररूल करके मैंने फूड डिपार्टमेंट को ऑर्डर जारी किए हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन को तुरंत लागू किया जाए। दिल्ली की गरीब जनता को खाने को सस्ते दाम पर खाना मिल सके, ये इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं, मनीष सिसोदिया जी, हम सब लोग सरकार में आने के पहले एनजीओ चलाया करते थे, झुग्गियों में काम किया करते थे। राशन माफिया से डील करते करते हमारे पर 7 बार हमले हुए थे जब हम सुंदरनगर की झुग्गियों में काम किया करते थे। राशन माफिया ने हम लोगों के ऊपर 7 बार फिजिकल हमले किए थे। तो राशन व्यवस्था को सुधारना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जब से सरकार बनी है कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक अड़चने आ रही थी केंद्र सरकार और एलजी साहब की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि अब वो अड़चने नहीं आएंगी। आज बात बात में एलजी साहब ने भी कहा कि मैंने सुना है कि आज सुबह आप लोगों ने राशन डिलीवरी वाला प्रपोजल पास कर दिया है, वो आप लोग कीजिए, अब फाइल मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सीसीटीवी कैमरे का प्रपोजल, उसके ऊपर भी एलजी साहब ने ऑब्जेक्शंस लगाए हुए थे। मैंने आज पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को आदेश जारी कर दिए हैं कि इस मंगलवार को जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें वो सीसीटीवी कैमरे के प्रपोजल को लेके आए, उसको भी जल्द से जल्द पास कर दिया जाएगा। आज सिग्नेचर ब्रिज, जो कि इतने सालों से अटका हुआ था, सिग्नेचर ब्रिज की आखिरी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग की, उसको भी पास कर दिया गया है, और अब हमें उम्मीद है कि 3 महीने के अंदर, अक्टूबर एंड तक शायद सिग्नेचर ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। और भी एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग थी, मनीष जी उस मीटिंग में थे, वो उसके बारे में बताएंगे। बेसिकली 2 बड़े फैसले एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने लिए थे आज, पर उससे पहले जो सीएम साहब बात कर रहे थे सर्विसेज डिपार्टमेंट की, उसके बारे में मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूँ। सर्विसेज होना सरकार के लिए क्यों जरूरी है, और सर्विसेज नहीं होने से
कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को ठप करने की पावर केंद्र सरकार अपने पास रखना चाहती है या एलजी साहब के थ्रू करना चाहती है, उसका मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। 2 अक्टूबर 2 जुलाई को 3 जुलाई को दिल्ली की जो एजुकेशन डायरेक्टर थी उनका टेंडर खत्म हो गया, वो अपने कैडर में वापस चली गई। 2 तारीख के बाद से दिल्ली में कोई परमानेंट एजुकेशन डायरेक्टर नहीं है। सारे देश में बात होती है, सारी दुनिया में बात होती है कि दिल्ली सरकार एजुकेशन पे इतनी गंभीरता से काम कर रही है और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। आज एजुकेशन मिनिस्टर के पास, आज अगर दिल्ली सरकार के पास पावर होती सर्विसेज की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो हम एक दिन भी, 1 घंटे भी डिले नहीं होने देते। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट बिना डायरेक्टर के है, एक तरह से वो लिंक ऑफिसर से चल रहा है। उनके पास 3 और डिपार्टमेंट है अपने में, और लिंक ऑफिसर को भी पता होता है कि वो तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 1 महीना ऐसे थोड़ी एजुकेशन काम करेगा। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का सेशन शुरू हुआ है, हम पूरा मिशन बुनियाद कार्यक्रम चला रहे हैं, हैप्पीनेस कार्यक्रम लॉन्च किया है, सेशन शुरू हुआ है, इतने सारे नए स्कूल बनने हैं और नए कमरे बनने हैं, सीसीटीवी लगना है स्कूल्स में, बहुत सारे रिफॉर्म होने हैं, बहुत सारे रिफॉर्म ऑन ट्रैक हैं। अगर कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ समय एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी लिंक ऑफिसर के थ्रू ऐसे चलेगा तो कैसे चल पाएगा? मतलब जो सीएम साहब कह रहे थे कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, उसके अच्छे काम को डिरेल करना है, तो सर्विस डिपार्टमेंट के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। आप उसमें ऑफिसर ही पोस्ट नहीं करोगे, या आप उसमें ऐसा ऑफिसर पोस्ट कर दोगे जो प्राइवेट स्कूलों से गड़बड़ी कर सकता है लेन देन करके। पिछले 3 साल से अगर प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी और बढ़ी हुई फीस लौटाई है, तो उसमें कौन डायरेक्टर है इसका होना महत्वपूर्ण है। अगर आज सरकारी स्कूलों में बुनियाद जैसे कार्यक्रम, सरकारी स्कूलों के रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं, वहां लुक्स अच्छी हो गई है, तो इसलिए क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टर का रोल है उसमें। अगर एजुकेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री एजुकेशन डायरेक्टर तय नहीं कर सकते हैं और एलजी और केंद्र सरकार से डायरेक्टर का नाम तय होगा, तो फिर हम एजुकेशन चलाएंगे कैसे? और उनको चिंता कि ये अपने आप में प्रमाण है, मेरे हाथ में या मुख्यमंत्री जी के हाथ में अगर होता तो 1 सेकंड भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे। इनफैक्ट 15 दिन पहले कर देते ताकि नया एजुकेशन डायरेक्टर सीख जाता। He would have been in place before the last one retired. मतलब जाने से पहले, आज केंद्र सरकार के पास में सर्विस डिपार्टमेंट उनका अपना होता है, वो 15 दिन पहले, 2-2 महीने पहले अपने यहाँ डायरेक्टर और सेक्रेटरी लगा देते हैं ताकि वो ट्रांजिशन आसान हो जाए। आपके पास में सर्विसेज है, आपको तो चिंता है नहीं, आपको तो सरकार ठप करनी है, आपको तो एजुकेशन ठप करना है, तो आपको इस बात की चिंता हो ही नहीं सकती है कि एजुकेशन का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं सारे स्कूलों में, सारे मिला के प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में, उनके भविष्य का क्या होगा, देश के भविष्य का क्या होगा। आप तो बस अपने उसमें बैठे हुए हैं कि आप तो सर्विस डिपार्टमेंट के मालिक बन के बैठेंगे, आप ये भी चिंता नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट किसी, मतलब दिल्ली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कह रही है, लेकिन एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं तो एमएचए में बैठे हुए बाबू की बात मानूंगा। तो ये जो सारा मैंने इसीलिए एग्जांपल देके समझाया कि कैसे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी की पूरी गवर्नेंस पे पड़ता है, क्यों सर्विस डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अब जो 2 डिसीजन लिए आज इसमें ईएफसी में, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी में, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, उसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रपोजल थे आज। एक तो सिग्नेचर ब्रिज का, जैसा कि सीएम साहब ने बताया, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दिल्ली सरकार का, और दिल्ली के लिए खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को पूरे दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लाखों लोग उस तरफ रहते हैं, आते जाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है रोजाना। कई साल से लगातार ये प्रोजेक्ट चल रहा है, डिले हो रहा है। आज उसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट जो जानी थी, कंपनियों को दी जानी है, जुलाई तक का पेमेंट उनके पास था और उसके बाद का काम वो कर लेंगे। तो अक्टूबर एंड तक इसको हम उम्मीद करते हैं कि अब
जनता इसका इस्तेमाल कर सकेगी। और दूसरा DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसको हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली में हायर एजुकेशन बहुत बुरी अवस्था में थी। हजारों अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं पिछले 3 साल में हायर एजुकेशन के लिए। आज 3000 बच्चों के लिए एक तरह से, और दिल्ली की DTU तो सबसे शानदार यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है देश की, तो DTU में 3000 बच्चों के और पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी इस योजना के तहत। DTU का पूरा बढ़ाने, पिछले 3 साल में भी उसमें बढ़ाई है हमने बच्चों की संख्या और, लेकिन अब आज जो प्रपोजल सैंक्शन अप्रूव हुआ है, इसके बाद 2 नए एकेडमिक ब्लॉक बनाए जाएंगे और 3 हॉस्टल बनाए जाएंगे जिसमें करीब 1000 बच्चों की व्यवस्था होगी। लेकिन 2 नए एकेडमिक ब्लॉक बनाने से वहां पे 3000 बच्चों को और पढ़ाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। बस अब इसको कैबिनेट में लाके और तुरंत इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाएगा। सर कितना कंटेम्प्ट का कोर्ट में जाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपने बोला था कि कंटेम्प्ट का कोर्ट होगा। इस सारे इसके बाद क्या क्या करना है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे, वकीलों से भी करेंगे, आपस में भी करेंगे और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। सबसे कंसल्ट करेंगे। अभी तो LG साहब ने एक तरह से ऑफिशियली कम्युनिकेट किया है और LG साहब ने कहा है कि वो शाम तक मेरी चिट्ठी का जवाब भी मुझे भेज रहे हैं लिखित में। तो एक बार LG साहब का लिखित में जवाब आए उसके बाद हम लोग इस पे हाँ, तो जो अब कम से कम ये है कि LG साहब हर प्रपोजल पे जो अड़चन अड़ा रहे थे वो अब नहीं लगा करेंगे। अरविंद जी, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी वाले भी ये कहा गया था एक तरफ से कि केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्या वो अब खत्म हो गया? वो मैंने आज फाइल पे लिख दिया है कि केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं है और इसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन चालू करें और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे को भेजें। नहीं लगा पाएंगे बट सर्विसेज आपके पास नहीं है तो कितना मुश्किल होगा या फिर काफी मुश्किल होगा। जैसा भी इन्होंने बताया, देखिए वो सर्विसेज डिपार्टमेंट सबसे क्रिटिकल है जी। तो अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट के जरिए वो सरकार ठप कर सकते हैं, जैसे 4 महीने उन्होंने IAS अफसरों की स्ट्राइक करवाई, वो इसीलिए क्योंकि उनका सर्विसेज डिपार्टमेंट पे कंट्रोल था। तो वो जब सारे अफसर उनके कंट्रोल में होंगे तो आप उन अफसरों के जरिए कुछ भी करा सकते हैं। सर अगर आप सीधा इसको कंटेम्प्ट बोल रहे हैं तो क्या आप फॉरवर्ड? हम को सारी ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं। नो ऑप्शन इज क्लोज्ड, ये सीधा कंटेम्प्ट बनता है। लेकिन ज्यादा एक इस देश का कोई छोटा मोटा आदमी कंटेम्प्ट करे तो समझ में आता है, जब केंद्र सरकार और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली खुलेआम कहें कि हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 सब्जेक्ट्स पे हमें पावर दी है, लेकिन हमारा कोई ऑर्डर था, तो आपका ऑर्डर था, वो ऑर्डर तो खत्म हो गया ना भैया, आप ही का तो ऑर्डर था। आपके ऑर्डर के कॉन्ट्रेरी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कानून बन जाता है देश के अंदर, और जिस वक्त ऑर्डर कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाता है वो उसी वक्त लागू हो जाता है। तो आपका ऑर्डर, आपका नोटिफिकेशन की कोई वजूद नहीं बचा। Sir, what happens to the order that was issued by you on Wednesday? वो आप लोग stall कर? It hasn't been implemented yet. So it is just in limbo. अरे 4 महीने की स्ट्राइक के बाद फिर से देखिए, एक मैं आपके समझने के लिए बताऊं, थोड़ा और इसको एलिब्रेट करते हैं कि मान लीजिए किसी अंडर सम कंफ्यूजन ऑफ द लॉ या अंडर सम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री होते हुए नोएडा के किसी स्कूल के बारे में डायरेक्शन इशू कर दूं अंडर सम एम्बिग्यूटी। अब कल को वो मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट कहे नहीं जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री की तो नोएडा के स्कूल पे कोई पावर नहीं बसती, बात खत्म हो गई। नोएडा के, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की नोएडा के स्कूल पे पावर नहीं है, बात नहीं खत्म हो गई, मेरा ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहता। फिर तो वो कहें कि नहीं जब तक ऑर्डर खारिज नहीं करेंगे, हम कहें कि नहीं जब तक हमारा ऑर्डर खारिज, अब नोएडा का वो स्कूल कहे नहीं जब तक हमारा ऑर्डर खारिज नहीं होता दिल्ली सरकार का, हम तो नहीं मानेंगे जी। तो ये ऐसी अजीब सी जिद है जिसके पीछे सारी जिद नहीं है, साजिश समझ में आ रही है। दिल्ली सरकार को ठप करने की साजिश है जो पिछले 3 साल से चल रही थी, और 3 साल से जिन कठिन परिस्थितियों के अंदर हमने दिल्ली के विकास के काम किए हैं, इतने सारे काम हुए उसके बावजूद वो आज जनता के सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है
that LG has been acting as an obstructionist for the last 3 years. क्योंकि आपने सभी से कहा 4 महीने पहले स्ट्राइक का, आप लोग ने कहा कि 4 महीने से अधिकारी की स्ट्राइक थी, अब फिर से सर्विसेज डिपार्टमेंट तो अभी नहीं आया जी, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, काम हो रहा है, हाँ, काम कर रहे हैं अभी यहाँ सारी मीटिंग्स हो रही है, स्ट्राइक खत्म हो गई, जंग अभी जारी रहेगी, ऐसा माने हम लोग। पूरा जीवन ही संघर्ष है। Sir, can we say बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।